हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे इसमें पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल की जो है अग्रवाल पब्लिकेशन की जो अनसॉल्व है उसको इसमें हम सॉल्व कराएंगे मैथ के। तो अनसॉल्व में यदि बात करें हम लोग किसकी, मैथ की, तो मैथ में हमारे पास जो है वो 1 साल पुरानी अनसॉल्व है जिसमें 2021 तक के सेट है। तो सबसे पहले हम 2021 का सेट सॉल्व करवाएंगे जिसमें से 2 सेट केवल आए थे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हुए नहीं थे तो 2 सेट एग्जाम आपकी अग्रवाल की अनसॉल्व में दिए गए। बाकी उसके बाद फिर 20 का करा देंगे, फिर 19 का करा देंगे, लास्ट में हम 22 का भी आप सभी को करवा दिया जाएगा। तो देखो, बात करें 21 में जो सेट है, फर्स्ट हाई स्कूल बोर्ड की बात कर रहे हैं, क्लास 10th की, 2021 सेट फर्स्ट, वो भी किसका, मैथमेटिक्स का, गणित की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, गणित की। इसमें से देखिए जो पहला है, कह रहा है सभी प्रश्नों फर्स्ट में सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर फर्स्ट कह रहा है यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c के मूल समान हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को बता दें, ये लेक्चर वही बच्चे देखें जिन बच्चों ने मैथ पढ़ रखी है। यदि आपको मैथ पहले से नहीं आती है तो आपको ये उम्मीद है बहुत कम समझ में आएगा। यदि आपको मैथ आती है तो हम आपको डिटेल में बताएंगे, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चे अनसॉल्व की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इस लेक्चर को देखें। अगर आप मैथ सीखने आए हैं तो उन बच्चों के लिए, जो बच्चे मैथ सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये लेक्चर नहीं है। क्लियर? तो प्रैक्टिस के लिए लेक्चर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले के का की। फर्स्ट का आप लोगों से कह रहा है यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c, समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c बराबर 0 के मूल क्या है, वास्तविक है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। इसकी हम लोग क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। इससे क्या करेंगे, तुलना करने पर जब तुलना हम लोग करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 3 है, तो a इक्वल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। x के आगे b है, यहाँ x के आगे 12 है, तो ये b बराबर हो जाएगा 12, और c बराबर c के ही है, तो c बराबर c के। आपको पता है कि मूल यदि क्या है, यदि मूल समान है तो विविक्त कर d का मान 0 के इक्वल होता है। 3 कंडीशन बताई गई हैं। विविक्त कर जो होता है, विविक्त कर इंग्लिश में बोलते हैं डिक्रीमिनेंट, d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। नंबर 1 कंडीशन इसमें आपको बताया गया है कि क्या है, इसमें आपने पढ़ा है कि यदि d का मान 0 से बड़ा है, मतलब d का मान धनात्मक है, तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक तथा असमान। तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक तथा असमान। सेकंड में कहता है यदि मूल क्या है, यदि d का मान जो है, d अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 है, तब मूल क्या होते हैं, मूल समान होते हैं, मूल समान होते हैं। और थर्ड में कहता है आपसे यदि d जो है वो क्या है, छोटा है 0 से, अर्थात d का मान ऋणात्मक आता है, तब मूल क्या होते हैं, मूल काल्पनिक तथा असमान। ये ना बना काल्पनिक तथा असमान। आपसे कह रहा है क्या है, विविक्त कर का मान, ये सब आपको लिखना नहीं, ये हमने समझाने के लिए बताया है। एग्जाम में केवल आप ये वाला करेंगे। तो कह रहा है मूल क्या है, समान है, मूल समान होंगे तो क्या होगा, डिक्रीमिनेंट d का मान क्या होगा, 0 के होगा। लिखेंगे चूंकि मूल समान है, मूल समान है, अतः जो विविक्त कर होगा, विविक्त कर
डी बराबर किसके होगा, 0 के। डी की वैल्यू होती है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 के। बी स्क्वायर कितने के हो जाएगा, 4ac के। बी की वैल्यू कितनी दे रहा है, 12 के। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। 4 इंटू ए की वैल्यू रखेंगे है 3, और सी की वैल्यू कितनी है, सी रखा रहा। तो ये हो जाएगा सी बराबर 12 का स्क्वायर 144, और 4 3 12 सी के गुणा में है तो इसके नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा, 12। सी का मान आ गया 12, और 12 देखते हैं किस ऑप्शन में सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। तो लिखेंगे विकल्प उत्तर में, विकल्प थर्ड 12 सत्य है या सही है, सत्य है। ये बात हो गई, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर में कह रहा है त्रिभुज ABC में AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर और AC 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है कोण A का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इस प्रकार आपको दे रहा है, आपसे कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B का मान पूछ रहा है, ABC। सबसे बड़ी भुजा जो है वो है AC दे रहा है 13 सेंटीमीटर। इसके बाद जो AB है वो है 5 सेंटीमीटर। BC जो है वो आपसे कह रहा है कितना है, BC 12 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है क्या ज्ञात करना है, आपको ये बताना है कि कोण B कितना होगा, ये वाला कोण क्या होगा। तो इसमें देखेंगे कि क्या ये पाइथागोरस की प्रमेय का पालन कर रही है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग निकालते हैं। किसका किसका निकालेंगे, त्रिभुज ABC में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल, AB दे रहा है आपको 5 का स्क्वायर, BC आपको दे रहा है 12 का स्क्वायर। ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। तो ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 4 5 4 9, 4 2 6 और 169, जो कि किसका स्क्वायर है, आप सभी को पता है किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और 13 किसका स्क्वायर है, कौन सी भुजा है, AC। तो इसकी जगह 13 की जगह रख देंगे AC, स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं क्या कि इसमें आप लोग पा रहे हैं कि क्या आ रहा है आपका, कि इसमें यही क्या थी, पाइथागोरस की प्रमेय है। लिखेंगे जो कि पाइथागोरस की प्रमेय है, पाइथागोरस की प्रमेय है। अब ये अगर पाइथागोरस की प्रमेय है, ये सिद्ध हो गया, तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो यदि शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। लिखेंगे अतः कोण B जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 अंश होगा, जो कि विकल्प कौन सा दिया गया है, थर्ड आपका दिया गया है। लिखेंगे अतः विकल्प थर्ड 90 डिग्री सत्य है या सही है। ये आपका हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों, इसी का फर्स्ट का ग नंबर, ये था फर्स्ट का ख नंबर। अब बात कर रहे हैं किसकी, पहले के ग नंबर प्रश्न की। ग नंबर की, पहले के ग नंबर को देखें तो कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है sin 2a इक्वल a sin a, तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए।
ध्यान दीजिए इधर। साइन 2a जो होता है वो होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल साइन ए। इस साइन से ये साइन कट जाएगा, या ऐसे समझ लो 2 कॉस ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉस ए इधर रहा, साइन ए ये आपका था किसमें, मल्टीप्लाई में 2 साइन ए। जब ये मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2 साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो ये आ जाएगा कॉस ए इक्वल, ऊपर बचा साइन एक, इसमें एक एक के 2 में गुणा करेंगे 2, तो कॉस ए इक्वल कॉस, ये मान है कॉस 30 डिग्री का, सॉरी कॉस 60 डिग्री का, 60 डिग्री। कॉस से कॉस हट जाएगा तो ए आ जाएगा 60 डिग्री। ये आ गया आपका इसका आंसर। इसका मतलब आपका कौन सा विकल्प सही है, जो 4th विकल्प है, विकल्प 4 सही है। विकल्प लिखेंगे, अतः विकल्प 4 जिसका आंसर है 60 डिग्री सत्य है। ये क्या हो गया, यह आपका सत्य हो गया। क्लियर। इसके बाद कह रहा है घ नंबर में 2 से 12 तक की सविषम संख्याओं का समांतर माध्य है। 2 से 12 तक की जितनी विषम संख्या है उनका समांतर माध्य पूछ रहा है। कौन सा है, पहले का घ नंबर। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 से 12 तक की विषम संख्याएं। 2 से 12 तक की विषम संख्याएं। 2 से 12 तक की विषम संख्या लिखेंगे 3, 5, 7, 9 और 11। ये विषम संख्या है। विषम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग न जाए। इनका निकालेंगे विषम संख्याओं का योग, या इनका निकालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य जब निकालते हैं तो इनको जोड़ते हैं और देखते हैं टोटल कितनी संख्याएं, कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। जितनी संख्याएं होती हैं उससे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। जोड़ना चालू करेंगे, 9 में 11 में 9 जुड़ेंगे हो जाएगा 20, 7, 3, 10, तो 20, 10, 30 और ये 5, 35 बटे 5। 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 7। तो यह आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है इसका अंगा नंबर पहले का, कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं समान, सर्वांगसम, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वांगसम तो सभी वर्ग होते नहीं हैं, ठीक है। समरूप जरूर होते हैं सभी। क्या होते हैं, सर्वांगसम तो नहीं होते, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सभी क्या होते हैं, पहले इसको नोट कीजिए फिर समझाएं। फर्स्ट का अंगा नंबर कह रहा है जो सभी वर्ग होते हैं, नंबर 1 समान, नंबर 2 सर्वांगसम, नंबर 3 है फर्स्ट व सेकंड दोनों, नंबर 3 में 4 में इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि क्या होते हैं, सभी जो वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, एक जैसे रूप में होते हैं, समान नहीं होते। समान क्यों नहीं होते, समान तब होंगे जब उनकी लंबाई, सभी भुजाओं की लंबाइयाँ समान हो, कोण तो बराबर ही होते हैं। तो ऐसा सभी वर्ग में नहीं होता है, किसी की लंबाई, किसी की भुजा की लंबाई अलग होती है और दूसरे की अलग होती है। और सर्वांगसम भी तभी होंगे। तो इसका मतलब ना तो समान है ना सर्वांगसम होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखिए कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। पहले का 4 नंबर, x अक्ष पर स्थित बिंदु। तो x अक्ष पर आप सभी को पता है y का मान क्या होता है, 0। x अक्ष पर y का मान 0
y अक्ष पर x का मान 0। तो x अक्ष पर हम लेंगे माना x अक्ष पर स्थित बिंदु इक्वल a,0 ये ले लिया, क्योंकि y का मान तो x अक्ष पे 0 होगा, x का मान हमने ले लिया a। अब कह रहा है बिंदुओं 2,-5 से और -2,9 से इसकी दूरी क्या है, समान है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। तो a,0 की पहले बिंदु पहला दे रहा था 2,-5 से दूरी और इक्वल a,0 की -2,9 से दूरी, -2,9 से दूरी, ये निकालना। क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला लगाएंगे दूरी का। तो दूरी का फार्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सेम इधर लगेगा, तो ये भी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका फार्मूला। इसके लिए x1 x2 ये है, x1 y1 और x2 y2 ये है। तो इस तरफ जब सॉल्व करेंगे तो √x1 की वैल्यू रखेंगे a, x2 की वैल्यू रखेंगे 2, प्लस स्क्वायर है, प्लस y1 का मान रखेंगे 0, माइनस y2 जो है -5 है, तो माइनस पहले से था बच्चों, तो प्लस का 5 का स्क्वायर इक्वल √, इसमें x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, तो हो जाएगा x1 की जगह रख देंगे a, माइनस होता है x2 और x2 दे रहा है -2 यहाँ रखेंगे, माइनस पहले से है तो +2 का होल स्क्वायर, y1 की जगह रखेंगे 0, माइनस y2 दे रहा है 9, इसका स्क्वायर, यह हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा a-2 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों a+2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे जिससे √, हट जाएगा। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √, हट जाएगा। तो ये आ जाएगा a-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा a+2 का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। इसका स्क्वायर खोलेंगे हो जाएगा a² प्लस b² तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस होता है 2ab मतलब इसका आपस में गुणा करेंगे 2a, इसका 2 गुना करते हैं तो आता है 4a बराबर 25 इक्वल ये हो जाएगा a² प्लस 4 प्लस 4a प्लस 9 का स्क्वायर 81। a² इस तरफ प्लस का, इस तरफ प्लस का कट गया, 4 ये प्लस का, ये 4 प्लस का कट गया, ये -4a, ये 4a इस तरफ आएगा माइनस के 4a इक्वल 81, -25 उस तरफ जाएगा माइनस के 25, 4 4 -8a, 11 में 5 जाएंगे बचेगा 6, यहाँ पे 7 7 में 2 गए बचेगा 5, 56, -8a का भाग देंगे 56 में, या a इक्वल आ जाएगा 56, -8a के गुणा में था तो इधर डिवाइड में हो जाएगा -8, 8 से 8 सते 56, a इक्वल हो जाएगा -7, a आ गया -7, बिंदु थे a,0, तो बिंदु जो हो जाएगा वो हो जाएगा -7,0, a की जगह रख देंगे -7 और ये रखा है 0 तो 0 हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो विकल्प सेकंड सत्य है। क्या लिखेंगे, अतः विकल्प सेकंड -7,0 सत्य है। तो इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट के जितने थे वो कंप्लीट हो गए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर में कह रहा है सभी खंड कीजिए। दूसरा कह रहा है सभी खंड कीजिए।
पहला जो आपको प्रश्न दे रहा है वो आपसे कह रहा है समीकरण x माइनस 1/x बराबर 0 को हल कीजिए। समीकरण आपको दे रहा है x माइनस 1/x इक्वल 0 को हल कीजिए। हल करेंगे, क्या करेंगे, x लेंगे एलसीएम, x का इसमें गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 के, इसका इधर गुणा हो जाएगा 0 आ जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का गुणा जब 0 में करेंगे क्या आएगा 0, एक्स स्क्वायर इक्वल ये प्लस माइनस 1 है, इस तरफ आएगा +1, एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि आपको पता है प्लस का स्क्वायर भी +1 होता है और माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है +1, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा +-1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर, इसी का खा नंबर, ये था का नंबर। खा नंबर में आपसे कह रहा है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। tan जब इनका योग दोनों का कितना हो 90 हो, आपको पढ़ाया गया होगा, तो क्या करते हैं एक को चेंज करते हैं, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसको यदि हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा आएगा tan 90 माइनस 64 और नीचे दे रहा है cot 64, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा की जगह 64 डिग्री और नीचे दे रहा है cot 64, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करते हैं गा नंबर की। इसके कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 के अनुपात में है। तो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात जो है वो है P, अनुपात जो आपको दे रहा है वो कितना दे रहा है 4:9 के अनुपात में। तो जो इनका जो होगा क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। तो भुजाएं थी 4:9, क्षेत्रफल क्या होगा इनके वर्ग के अनुपात में, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो इसका आंसर आ गया 16:81:81। इसके बाद देखिए घा नंबर। घा नंबर में कह रहा है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना दे रहा है 45.6 किलोग्राम दे रहा है। 10 व्यक्तियों के भार का, व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य जो है वो कितना है 45.6 किलोग्राम। कह रहा है भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, इनके भारों का योगफल, भारों का योगफल। योगफल जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, समांतर माध्य में व्यक्तियों की संख्या का गुणा कर देते हैं। तो समांतर माध्य है 45.6, इसमें गुणा करेंगे 10 का, तो ये जो आएगा वो आएगा आपका 4560, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, तो 456 किलोग्राम। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार आपका 2 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो। नोट कीजिए। देखिए 3 नंबर, 3 नंबर में कह रहा है सभी खंड कीजिए। पहला कह रहा है समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। का नंबर में कह रहा है समीकरण दे रहा है x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0। कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रम
का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका करेंगे इसकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। इससे इसकी तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो x² के आगे इसमें a है, इसमें x² के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसमें x के आगे b है, इसमें x के आगे -7 है, c इक्वल हो जाएगा 12 के। तो इस प्रकार a b c का मान आ गया। निकालेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूल ले लिए अल्फा और बीटा और इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हो जाएगा कितने के होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b की वैल्यू रखेंगे -7, a की वैल्यू रखेंगे 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस प्लस के साथ। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। इसके बाद निकालेंगे, तो निकालना नहीं हमें चाहिए व्युत्क्रमों का योगफल, लेकिन फिर निकालेंगे, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का जब गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा और ये होता है c/a। और c बच्चों दे रहा है आपको 12 और a आपको दे रहा है 1। तो ये हो जाएगा कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 के। अब हमें चाहिए इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो निकालेंगे मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा करके भैया जोड़ दीजिए। तो अल्फा था तो 1/अल्फा, बीटा था 1/बीटा। एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, बीटा के एक में गुणा हो जाएगा बीटा, अल्फा के एक में गुणा हो जाएगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा कितना है 7, अल्फा इंटू बीटा कितना है 12। तो ये आ गया 7/12। ये आ गया इसका 3 का नंबर प्रश्न और यही आपका इसका आंसर हो गया। 7/12 इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। इसकी बात करते हैं किसकी, खा नंबर की। बात करते हैं तीसरे के खा की। तीसरे का खा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो किसका निकालना है, 96 और 404 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले तो इसके गुणनखंड कर दीजिए। किसके करेंगे गुणनखंड, सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेंगे, या दोनों के एक साथ कर लो। 404 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 में यही रहेगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2। अब ये किसी से कटेगी नहीं, ठीक। अब जब ये किसी से कटेगी नहीं तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, जब तक दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से कटती रहे तब तक काटते हैं किसमें, मासा में। तो ये तो 2 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये तो 3 से भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। क्लियर। तो इसका जो, और ये 2 और 3 के अलावा 5 से कटेंगे नहीं और किसी से कटेंगे नहीं, तो काटने की जरूरत ही नहीं। तो 96 तथा 404 का HCF जो आएगा वो आ जाएगा 4। ये इसका हो गया आंसर। इसके बाद बात करते हैं तीसरे के ग नंबर प्रश्न की। कह रहा है आपसे, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर है।
व्यास 21 सेंटीमीटर, तो इससे निकाल लेंगे त्रिज्या। तो जब त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। व्यास 21 का आधा कर देंगे, इतने सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई दे रहा है वो आपको दे रहा है 13.7 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है h इक्वल 13.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी ऊंचाई ना देख के क्या दे रहा है, तिर्यक ऊंचाई। अब देखो r पता चल गया, तिर्यक ऊंचाई पता चल गई। अब क्या करेंगे, इसको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। 13.5 दशमलव है, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, इतने सेंटीमीटर। निकालेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ? संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r प्लस l। पाई का मान 22/7, r का मान आपको दे रहा है 21/2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 21/2। r की वैल्यू रखेंगे कितनी, 21/2, प्लस l का मान रखेंगे 27/2, तो l की जगह पे 27/2 के 7 से काटेंगे, 7 तिरिक 21, 2 से काटेंगे 11 बार, 11 तेईस 33, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, या इनको अभी बना रहने दो, 11 गुणा 3, कैलकुलेशन में सुविधा रहेगी। इनको जोड़ेंगे 7 1 8, क्योंकि हर समान है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 बटे नीचे 2, 2 से इनको ना जोड़ देना, हम ऐसे ही लिखते हैं, पता होगा आप सभी को। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24, 24 यहाँ हो जाएंगे 72, 11, 11 दूनी 22, 11 सते 77 और 2 79, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, सबका संपूर्ण पृष्ठ होगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कभी कभी हो जाता है, गलत हो जाए, नोट कर लो। तीसरे का देखिए घ नंबर, कह रहा है चित्र में एक चित्र दे रहा है कुछ इस प्रकार से, ऐसे एक चित्र दे रहा है इस प्रकार। इसमें कह रहा है PQRST, ऐसे दे रहा है, ये ऐसे दे रहा है। अब कह रहा है चित्र में PS/SQ, तो दिया है या ज्ञात है क्या ज्ञात है, कह रहा है PS/PSQ इक्वल, कह रहा है PT/TR, कोण PST तथा कोण PST इक्वल कोण PRQ। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसके दो भुजाएं समान हो या दो कोण समान हो, वो समद्विबाहु कहलाता है। क्योंकि आमने समान भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसमें ज्ञात तो आपको ये है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, त्रिभुज PQR, मतलब ये पूरा बड़ा वाला समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। आते हैं उपपत्ति पे या प्रूफ पे। ये क्या है, गिवन है, ये टू सिद्ध करना है, ये प्रूफ, ये टू प्रूफ, ये प्रूफ, इंग्लिश में इसकी बात करें। अब देखो लिखेंगे त्रिभुज PQR में, क्या है PQR में, ये दे रहा है आपको PS/SQ बराबर PT/TR,
पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर। जब संगत भुजाओं इनका इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये और ये भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम के अनुसार अगर संगत भुजाओं का क्या भुजाएं समानुपाती है किसी त्रिभुज की, तो क्या होगा कि ये भुज क्या होगा, ये और ये रेखा समांतर होगी। अतः एस टी समांतर है क्यू आर के। ठीक है, थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से सेकंड जो प्रमेय है आपकी हाई स्कूल में। इसके बाद देखिए, जब ये समान अनुपात में है, ये जब समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। अतः कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू टी, पी क्यू आर ये वाला, पी एस टी ये वाला बराबर पी एस टी। कैसे कोण है, संगत कोण। और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब चूंकि हमें क्या दिया गया है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर, पी आर क्यू के। और जब ये दोनों बराबर कोण है तो क्या होगा, इस पी एच टी की जगह लिख सकते हैं पी क्यू आर, ये पी एच टी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर। अतः कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, पी एच टी की जगह रख दिया पी आर क्यू। और ये दोनों जब कोण बराबर हो तो कोण के सामने सामने की भुजाएं समान होती। ये कोण बराबर हो गए तो इसके सामने एक भुजा पी क्यू, इसके सामने एक भुजा पी आर बराबर होगी। अतः भुजा पी क्यू बराबर पी आर, ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं। समान कोणों की क्या है, सामने की भुजाएं। समान कोणों की सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अब ये पी क्यू और पी आर बराबर है तो इसका मतलब दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा इस प्रकार प्रूव हो गया। नोट कीजिए। अब देखिए अगला 4 का नंबर। 4 नंबर में भी कह रहा है सभी खंड अनिवार्य हैं। 4 के का में कह रहा है cos a इक्वल √3/2, cos a इक्वल √3/2। तो कह रहा है sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। इससे सॉल्व करेंगे, cos a इक्वल cos √3 कितने का मान होता है, cos 30 का। cos से cos हट गया, a बराबर आ गया 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है sin 2a का मान, तो sin 2 इंटू a की वैल्यू रखेंगे 30, 30 दूनी होता है 60, तो sin आ गया 60। और sin 60 का मान होता है √3/2 बराबर कितने के हो गया, बराबर, यही आपको आंसर बताना था, आंसर हो गया। खा नंबर देखिए 4th का खा हल कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग उल्टा मानेंगे, हम लोग क्या करेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन होती है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसको हर और अंश के रूप में लिखा जा सकता है। अतः जब यह एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं P/Q बराबर 3√2, जहाँ P व Q पूर्णांक है
तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या निकालेंगे, अतः P अपॉन Q बराबर 3√2, तो यहाँ से 3 को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा P अपॉन 3Q इक्वल √2 के। लिखेंगे इसमें चूँकि P, Q व 3 पूर्णांक हैं, अतः इनका जो हल आएगा P अपॉन 3Q कैसे होंगे, परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होंगे, जबकि ये बराबर आ रहा है √2 के, और √2 कैसी है, परिमेय संख्या, जबकि √2 अपरिमेय संख्या है। ये तो परिमेय आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा है किसके बराबर, अपरिमेय के बराबर, मतलब जो भी हमने माना वो क्या है, गलत है। अतः जो हमने माना वह गलत है। क्या माना था कि ये हमने माना था एक परिमेय संख्या है, ये हो गया गलत। अब परिमेय संख्या हो गया गलत, मतलब परिमेय संख्या थी तो इसका मतलब ये बराबर इतने के होना चाहिए, पूर्णांक के बराबर होना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, इसका हल आ रहा है अपरिमेय के बराबर, तो क्या होगा, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया 4 का खा नंबर। इसके बाद देखिए 4 का गा, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रहा है √2a, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रहा है बराबर 2a के। कह रहा है इसके शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, शीर्षलंब की लंबाई, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है वही क्या होती है, शीर्षलंब की लंबाई, और शीर्षलंब की लंबाई होती है √3/2 समबाहु त्रिभुज में इंटू a, मतलब भुजा, तो हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा, भुजा दे रहा है 2a, 2 से 2 कैंसिल, √3 का a में गुणा करेंगे, √3 है, ये हो गया आंसर, √3 है। क्लियर, नोट कर लीजिए बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो शेष पार्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करा देंगे, तो इस प्रकार आपका सेटिंग फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आप ये अनसॉल्व का जो पहला लेक्चर था आप सभी को कैसा लगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।